आज जिस नैतिक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वह नैतिक सिद्धांत है परफेक्शनिज्म, जिसे पूर्णतावाद या आत्म पूर्णतावाद के नाम से जाना जाता है। पहले के व्याख्यानों में हम लोग ये देख चुके हैं कि मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य क्या है। इस पर जितने भी नैतिक सिद्धांत हैं, वह नैतिक सिद्धांत विभिन्न प्रकार के मत रखते हैं। सुखवादी जहाँ सुख को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करते हैं, वहीं पूर्णतावादी जो है वह आत्म पूर्णता को मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार करता है। अब जब हम आत्म पूर्णता या परफेक्शनिज्म की बात करते हैं तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि परफेक्शनिज्म है क्या? व्हाट इज परफेक्शनिज्म? According to perfectionism, perfection or self-realization is the highest good. आत्मपूर्णतावाद के अनुसार परफेक्शन या पूर्णता या आत्म साक्षात्कार ही परम शुभ या जीवन का परम लक्ष्य है। आत्म विकास ही मंगलकारी है। इसे हम आत्म कल्याणवाद भी कह सकते हैं। अब जब हम आत्म कल्याणवाद कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आत्मा की बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का एक संतुलन या समन्वय स्थापित करना, यानी आत्म सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार जो है वह इन दोनों शक्तियों के, जिसे हम भावनात्मक शक्ति कहते हैं या बौद्धिक शक्ति कहते हैं, इन दोनों शक्तियों के समन्वय में ही है। अब अगर हम पिछले नैतिक सिद्धांतों पर दृष्टि डालें तो दो नैतिक सिद्धांतों को हम देखते हैं। एक जो केवल भावनात्मक सुख की बात करता है और एक जो है वह केवल बौद्धिक या बौद्धिकता को ही प्रश्रय देता है। अब यदि कोई बौद्धिकता पर प्रश्रय दे रहा है या भावना पर केवल एकांगी प्रश्रय दे रहा है तो ये दोनों मत जो हैं वह अतिवादी या एकांगी सिद्ध होते हैं। तो perfectionism is the perfection of character or rational control of feeling, emotion and desire in accordance with virtue or moral excellence। अब जब हम आत्मपूर्णता की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि बौद्धिक और भावनात्मक ये दोनों विकास अगर संतुलन की दृष्टि से हो रहे हैं या संतुलित हो रहे हैं तो इस संतुलन की अवस्था को हम आत्मपूर्णतावाद के नाम से जान सकते हैं। और यदि हम देखें तो जो विशुद्ध बुद्धिवाद है जिसका कि समर्थक इमैनुअल कांट है, कांट जो है वो भावनाओं के दमन की बात करता है और केवल बुद्धि के आदेश के पालन को नैतिकता मानता है। दूसरी तरफ जो सुखवादी हैं वो बुद्धि को छोड़ करके
भावनाओं के तुष्टिकरण को ही जीवन का आदर्श मानते हैं। यानी बुद्धिवाद और सुखवाद या उपयोगितावाद में जो जीवनादर्श है, जीवन का जो आदर्श है, एम ऑफ लाइफ है, वो दोनों कहीं ना कहीं सिद्धांत एकांगिकता के शिकार होते हैं। एक जो है भावनाओं के दमन की बात करता है और दूसरा सिद्धांत जो है वह बौद्धिक आदेश की अवहेलना करता है। पर क्या बुद्धि या भावनाओं को छोड़ा जा सकता है? ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या हम केवल बुद्धि को छोड़कर नैतिक सिद्धांतों की ओर आगे बढ़े या भावनाओं को छोड़कर हम नैतिक सिद्धांत की ओर आगे बढ़े? क्या केवल बौद्धिक विकास को ही नैतिक विकास मान लिया जाए या केवल भावनात्मक विकास को ही नैतिक विकास मान लिया जाए? अगर इस प्रश्न पर हम सम्यक दृष्टि डालें तो इतना कहा जा सकता है कि यह मत एकांगी है और ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मपूर्णतावाद के अनुसार बुद्धि और भावना ये दोनों जो है ये मनुष्य के अंग हैं। यानी बुद्धि में और भावना में ये दोनों एक प्रकार का अन्योनाश्रित संबंध है आत्मपूर्णतावाद में। और मनुष्य में बुद्धि भी है और भावना भी है, यानी रीजन भी है और फीलिंग भी है। अतः जब तक इन दोनों का विकास न हो, यानी भावनात्मक विकास और बौद्धिक विकास, तब तक हम विकास की उस अवस्था को शुभ नहीं कह सकते। It means it is also the perfection of humanity or the development of perfect type of character in humanity. It implies the conscious pursuit of this ideal by every person in human society. अभिप्राय यह है कि संपूर्ण जो स्व है, जो कंप्लीट सेल्फ है, उसकी विकास या उसकी पूर्णता का अर्थ है कि मनुष्य की सभी क्रियाओं की पूर्णता। अब जब हम मनुष्य के सभी क्रियाओं की पूर्णता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य में शारीरिक क्रियाएं भी हैं और बौद्धिक क्रियाएं भी हैं। यानी मनुष्य के अंदर कुछ शारीरिक क्रियाएं संपादित होती हैं और कुछ जो है बौद्धिक क्रियाएं संपादित होती हैं। अब इसका मतलब यह है कि दोनों क्रियाएं जो हैं वो मनुष्य में विद्यमान होती हैं। यानी मनुष्य का जो स्वभाव है वह रागात्मक भी है और विवेक युक्त भी है। ये दोनों जो हैं ये मनुष्य के स्वभाव के अंग हैं। इनकी पूर्णता ही आत्मा की पूर्णता है। यानी सेल्फ कंप्लीटनेस ऑफ सेल्फ इज द हाईएस्ट गुड। फिर जब हम आत्मपूर्णतावाद के दूसरे स्तर पर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब रागात्मक तत्व और बौद्धिक तत्व पर बल देने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मपूर्णतावाद जो है ये मनुष्य के व्यक्तित्व पर बल देती है और मनुष्य के व्यक्तित्व पर बल देने के कारण इस नीति शास्त्र को इथिक्स ऑफ पर्सनालिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी व्यक्तित्व का नीति शास्त्र।
पूर्णता को जीवन का परम लक्ष्य बनाने के कारण, यानी जीवन के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो रागात्मक हो, भावनात्मक हो, बौद्धिक हो, जो भी आयाम है, इन आयामों में परफेक्शन पाने के कारण इस नीति शास्त्र को परफेक्शन ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के नीति शास्त्र के नाम से भी हम जानते हैं। परफेक्शनिज्म इज आल्सो कॉल्ड eudaimonism. The Greeks used the term eudaimonism in the sense of happiness or prosperity. Second things, the doctrines is also called the ethics of personality or the ethics of self-realization. Perfectionism advocates self-realization as the moral ideals which should not be confounded with egoism. अब आत्मपूर्णतावाद जो है, ये सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म सिद्धि के द्वारा जो है ये प्राप्त होती है। हम आत्मपूर्णता को प्राप्त कैसे करेंगे? आत्मपूर्णता को प्राप्त करने का जो साधन है, जो मीन्स है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म सिद्धि। यही नैतिक आदर्श है, यही मोरल आइडियल्स है या मोरल स्टैंडर्ड है। अब जब हम आत्मसिद्धि की बात करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि आत्मसिद्धि का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? What do you mean by self realization? अब आत्मसिद्धि का अभिप्राय सुख प्राप्त करना या बुद्धि की तुष्टि ही नहीं, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ रीजन, अपितु अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास है। मनुष्य के अंदर जो भी शक्ति है, उन शक्तियों का संपूर्ण विकास ही आत्मसिद्धि है। यानी आत्मसिद्धि का अभिप्राय केवल भावनाओं की तुष्टिकरण या बुद्धि का तुष्टिकरण नहीं है, वरन मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का समग्र विकास ही आत्मसिद्धि है। अब हमारे अंदर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं, चाहे वो फीलिंग हो, विलिंग हो, नोइंग हो, भावना की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, क्रिया की शक्ति हो, इन शक्तियों का पूर्ण विकास ही आत्मसिद्धि है। अब आत्मसिद्धि से मनुष्य को आत्मसंतोष प्राप्त होता है, यानी आत्मसिद्धि से सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसिद्धि से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। इसे हम आनंद भी कह सकते हैं। अब जब हम आत्मसिद्धि को आनंद कहते हैं तो यहां हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आनंद और सुख में अंतर होता है। इंद्रियों की तृप्ति से, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसुअस डिजायर, अब इंद्रियों की जब हम तुष्टि करते हैं, उनको जब संतुष्ट करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। अतः सुख जो है वो क्षणिक है, पर आनंद जो है वो अस्थाई है। सुख इंद्रियों की मांग करता है,
और आनंद जो है वह बुद्धि की। तो आनंद का जो स्तर है हम कह सकते हैं कि वो बौद्धिक स्तर है, और जो सुख का स्तर है वह सेंसुअस लेवल है, ऐन्द्रिक स्तर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आनंद ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। आनंद जो है वह नैतिक उत्थान का जो मोरल प्रोग्रेस है, उस मोरल प्रोग्रेस का केवल संकेत मात्र है। यानी अब उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आत्मपूर्णतावाद में इच्छाओं का भी महत्व है और बुद्धि का भी महत्व है। यानी आत्मपूर्णतावादी इच्छाओं को और बुद्धि को दोनों को महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए जहां सुखवाद का सिद्धांत आत्मतुष्टि या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का सिद्धांत है, वही बुद्धिवाद का सिद्धांत आत्म बलिदान या सेल्फ सेक्रीफाइस की थ्योरी है। आत्मपूर्णतावाद आत्म सिद्धि के सिद्धांत को प्रस्तावित करता है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो सुखवाद या उपयोगितावाद है वह सेल्फ ग्रेटिफिकेशंस की बात करता है। जो कठोर बुद्धिवादी है जस्ट लाइक इमैनुअल कांट, वो सेल्फ सेक्रीफाइस की बात करते हैं। और जो परफेक्शनिस्ट है, जो पूर्णतावादी है, वह सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। यानी सुखवाद की आत्मतुष्टि में आत्मा का जो अर्थ है वह है पाश्विक आत्मा, बुद्धिमय आत्मा नहीं। तथा दूसरी तरफ यदि हम इमैनुअल कांट के दर्शन को देखें तो यहां स्व यानी सेल्फ का दमन करने के लिए कहा गया है। और आत्म सिद्धि में आत्मा का अर्थ है संपूर्ण आत्मा, यानी वैसी आत्मा जिसमें विवेकशीलता भी हो और जिसमें भावना भी हो। यानी आत्मपूर्णतावाद जो है वो दोनों स्थितियों का समाहार कर देता है, एक तरफ भावना का, दूसरी तरफ बुद्धि का। अब आत्मपूर्णतावाद में नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज की प्रकृति क्या है? आत्मपूर्णतावाद के अनुसार समाज की प्रकृति जो है वह ऑर्गेनिक है या अवयवी है। इस अवयव का मतलब है कि व्यक्ति और समाज का संबंध वैसा ही संबंध है जैसा कि मनुष्य और उसके अंगों का। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो अंग भी स्वस्थ है, और यदि अंग स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। समाज शरीर की भांति है और व्यक्ति इसके आत्मचेतन अंग है। दोनों में यानी व्यक्ति और समाज में कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति अपने नैतिक आदर्शों को समाज में ही सिद्ध कर सकता है। अतः आदर्श समाज में ही मनुष्य पूर्ण हो सकता है। मनुष्य की पूर्णता जो है वो आदर्श समाज में ही संभव है। यदि समाज खराब है तो मनुष्य उच्चतम शुभ को कैसे प्राप्त कर सकता है? अतः उच्चतम शुभ वैयक्तिक नहीं, सामान्य शुभ है। यानी ये पर्सनल गुड न होकर के कॉमन गुड है।
पूर्णतावाद की एक अन्य विशेषता जो देखने को मिलती है वो ये है कि आत्म पूर्णतावाद ईगोइज्म और अल्ट्रुइज्म को समन्वित करता है, यानी परफेक्शनिज्म कोऑर्डिनेट्स अल्ट्रुइज्म एंड ईगोइज्म। स्वार्थवाद के अनुसार हम लोग जानते हैं और विगत व्याख्यान में हम लोग देख भी चुके हैं कि स्वार्थवाद व्यक्तिगत सुख और सामाजिक सुख में विरोध पाता है। यह स्थिति परार्थवाद में भी है, परंतु आत्मपूर्णतावाद इस विरोध का समाहार कर देता है, यानी ईगोइज्म में वैयक्तिक सुख ही परम श्रेय है और अल्ट्रुइज्म में सामाजिक सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वो परम श्रेय है। ये दोनों एकांगी हैं, लेकिन आत्मपूर्णतावाद इन दोनों सिद्धांतों को समन्वित करता है। समाज के सुख में व्यक्ति का सुख है और उच्चतम शुभ जो है वो सामान्य शुभ है। इस मत को आत्म प्रसादवाद या यूडोमोनिज्म के नाम से हम जानते हैं। यूडोमोनिज्म के अनुसार आत्मलाभ ही जीवन का आदर्श होना चाहिए, जो आत्मोत्सर्ग या आत्मत्याग या सेल्फ सेक्रीफाइस के द्वारा संभव है। हमें अपने सामाजिक रूप की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक रूप का बलिदान कर देना चाहिए। यही सेल्फ सेक्रीफाइस है, यानी जहां सामाजिक शुभ की बात आए वहां वैयक्तिक शुभ का बलिदान कर देना चाहिए। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो परफेक्शनिज्म में आती है वह यह है कि आत्मपूर्णतावाद भी अंतःकरण यानी जो कंसाइंस है, नैतिक नियमों के निर्माण में उस कंसाइंस के महत्व को स्वीकार करता है। यानी अंतःकरण जो है अपने नियमों को निर्मित कर मनुष्य के ऊपर स्वतः लादता है और ये अंतःकरण जो है अनुभूतिवादियों की भांति विशेष नैतिक शक्ति न होकर के मनुष्य की संपूर्ण आत्मा है। जो अंतः प्रज्ञावादी है, जो इंट्यूशनलिस्ट है, वो मानते हैं कि अंतः प्रज्ञावाद जो है वो मनुष्य की एक आंतरिक शक्ति है जिसके वशीभूत होकर के मनुष्य कोई कार्य करता है। लेकिन जब हम आत्मपूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म में बात करते हैं तो ये अंतःकरण जो है यह एक प्रकार की मनुष्य की संपूर्ण आत्मा है जो नैतिक नियमों का निर्माण कर मनुष्य के ऊपर जो है लादती है या मनुष्य को करने के लिए बाध्य करती है। यह नियम किसी अंश विशेष का नियम नहीं वरन आंतरिक है। यह नियम जो है ये इंटरलाइज्ड है। अब अगला जो महत्वपूर्ण अंग है परफेक्शनिज्म का वो है क्वेश्चन ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न। अब जब हम नैतिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो नैतिक उत्तरदायित्व या मोरल ऑब्लिगेशन के विषय में पूर्णतावादियों का मत है कि जो हमारी रेशनल सेल्फ है, जो बुद्धिमय आत्मा है, वह बुद्धिमय आत्मा पाशविक आत्मा को कर्तव्य के लिए बाध्य करती है।
जो भावनात्मक आत्मा है, उस भावनात्मक आत्मा को बौद्धिक आत्मा नैतिक कर्तव्य करने के लिए बाध्य करती है। नैतिक बाध्यता या मोरल ऑब्लिगेशन जो है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये एक्सटर्नलाइज्ड नहीं है बल्कि इंटरलाइज्ड है, और ये मनुष्य की नैतिक चेतना से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और इस चेतना को मनुष्य बाध्यता के रूप में जो है वो महसूस करता है। जब नैतिक प्रगति होती है, जब मोरल प्रोग्रेस होती है, तब भी इस नैतिक बाध्यता का लोप नहीं होता है। हम ज्यों-ज्यों आदर्श के समीप बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आदर्श हमारे अंदर साकार होता जाता है। लेकिन मनुष्य की विसंगति या ट्रेजेडी यही है कि वह पूर्ण रूप से आदर्श को साकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम पूर्ण रूप से आदर्श को प्राप्त कर ले तो फिर वह आदर्श आदर्श रह ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम एक संपूर्ण दृष्टि से देखें तो आत्मपूर्णतावाद मनुष्य की संपूर्ण शक्तियों का एक तरह से आत्म विकास है, और मनुष्य उस आत्म विकास को करते हुए आत्म सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। और इस आत्म सिद्धि की प्राप्ति में कौन कौन परफेक्शनिस्ट थिंकर हैं, और वो अपने एथिकल थिंकिंग को किस प्रकार से रखते हैं, उन एथिकल थिंकर के विषय में हम लोग चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।